मंच पर उपस्थित सीओ साहब, सरपंच साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, जिला लेवल से पधारे हुए समस्त जो जिला लेवल के अधिकारीगण हैं, ब्लॉक लेवल के अधिकारीगण, ग्राम लेवल के अधिकारीगण एवं सभी ग्रामवासी और मीडिया के साथी सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये रात्रि चौपाल का जो कार्यक्रम है वो सरकार ने इसी प्रकार से बनाया है कि जो हमारे जिला लेवल के अधिकारीगण हैं वो या ब्लॉक लेवल के अधिकारीगण हैं वो लोग ग्राम पंचायत स्तर तक आए, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी सुने और हम लोग भी जो फील्ड का एक्सपीरियंस है उसको ले सकें, जो कठिनाइयां हैं फील्ड की उसको समझ सकें, कोई स्कीम में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी फीडबैक दे सकें। पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम, यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी भी स्कीम का है तो उसको ढूंढकर उसको पात्रता दिलवाना, उसको पात्र जो व्यक्ति है उसको स्कीम का लाभ दिलाना, ये हमारा प्रयास रहता है। और तीसरी चीज, यदि आपकी कोई कंप्लेंट है किसी भी विभाग को लेकर तो उसको मौके पर ही निस्तारण कर सकें, यदि कोई डिमांड है तो संबंधित विभाग को उसको प्रेषित कर सकें ताकि उसको फुलफिल किया जा सके, ये हमारा प्रयास रहता है। आज जो कंप्लेंट आई है उसमें मिक्स्ड टाइप की कंप्लेंट है, कुछ तो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती हैं, उसको हम लोग करेंगे, साथ ही साथ कुछ मांग है, कुछ जांच की मांग है, उसको तो समय लगेगा, वो हम लोग टीम का गठन करके जांच को करवाएंगे। आज क्योंकि आज आपके साथ बैठने का और बात करने का मौका मिला है तो ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसा आपको पता भी है कि अभी शीघ्र एक उपचुनाव भी होने हैं 84 विधानसभा क्षेत्र के, तो यदि कोई 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है जिसने अपना नाम निर्वाचन में नहीं जुड़वाया है तो वो कृपया करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा ले। यदि आपके कोई संपर्क में ऐसा व्यक्ति हो जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कृपया करके उसको प्रेरित करें और उनका नाम जुड़वा लें। यहाँ पर आज हमारे साथ बीएलओ साहब भी उपस्थित हैं, तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, क्योंकि चुनाव है तो वोटिंग परसेंटेज के ऊपर भी काफी ध्यान रहता है। जिस किसी को भी आपको सही लगता है आप वोट दीजिए, परंतु वोट जरूर दीजिए, ये हमारा प्रयास रहता है। पूरी जो मशीनरी है इलेक्शन की वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि हम लोग पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें, भागीदारी को बढ़ा सकें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकें। तो इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी चुनाव होंगे तो आप लोग आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसी के साथ कुछ जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग जब भी फील्ड में जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का अग्रणी काम देखने को मिलता है। कई जगहों पर एग्रीकल्चर का काम काफी अच्छा होता है, कई जगहों पर पशुपालन का काम काफी अच्छा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन एरिया जैसे भी लोगों को सूट करे, हम लोग का प्रयास ये रहता है कि विभाग की स्कीम से लाभ दिलाकर जो आपकी आमदनी है या अतिरिक्त आय है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। तो आज जो यहाँ ग्रामीण जन उपस्थित हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज यहाँ पर जो अपना एग्रीकल्चर विभाग है, पशुपालन विभाग है या हॉर्टिकल्चर का विभाग है, सभी के अधिकारी मौजूद हैं। तो आपका यदि इंटरेस्ट हो कि मुझे खेती के अलावा बागवानी का काम या फिर पशुपालन का काम करना है या उसमें कोई कठिनाई आ रही हो तो उसको आप संपर्क करके अधिकारी गण से उसमें आप लोग मार्गदर्शन लें और अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी एक बार सुनिश्चित करें। आज एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि कुपोषण जो है वो काफी बढ़ा हुआ है और जिले में इसको एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है। हमारा जो आईसीडीएस का विभाग है वो निरंतर इस पे काम करता रहता है, पर फिर भी हम लोग ने देखा कि जो सरकार की ओर से पोषाहार मिलता है वो तो अपना काम करता ही है, परंतु जो लोकल हम लोग के फूड हैबिट्स होती हैं उसको भी अगर हम लोग सही से अपनाएं तो कहीं ना कहीं इस कुपोषण को हम लोग हरा सकते हैं। और क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो बच्चे ही हैं तो इसीलिए हमें उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और किस प्रकार से हम इन्हें कुपोषण से निजात दिला सकते हैं इसके ऊपर विचार भी करना चाहिए और हमें कुछ स्टेप्स भी लेने चाहिए। और आज जो यहाँ पर महिलाएं आई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके बारे में जरूर सोचें और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कृपया करके जो आपको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है
कि पोषण माह में किस प्रकार से पोषण की थाली बनती है, उसको अच्छे से आप लोग सबको समझाएं, ताकि जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उन तक ये मैसेज सही से पहुंच सके। इसी के साथ जो हमारे एजुकेशन से आज यहाँ टीचर भी साथी मौजूद हैं और जो बच्चे मौजूद हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि किस प्रकार से जब रिजल्ट आता है, चाहे 10वीं का रिजल्ट आए चाहे 12वीं का रिजल्ट आए, तो जब हम पढ़ते थे उस टाइम पर तो बात होती थी कि भाई चलो 60% नंबर आ गया, और जो हमारे से भी पहले की पीढ़ी है वो तो पास होने की बात करते थे। तो पास होने से लेके 60% से फिर डिस्टिंक्शन का 75%, आज की डेट में बात करूं तो 90%, 80% लाना तो काफी आम बात हो गई है। पर वहीं अगर मैं जिले की बात करूं तो हमने जब ये एनालिसिस किया तो ये देखा कि ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो एग्जाम लिख रहे हैं वो 60% या उससे कम ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विचार करने की जरूरत है कि हम लोग कहाँ पर पीछे छूट रहे हैं। और जो हमारे टीचर साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर सोचें, चिंतन करें, और कहीं ना कहीं बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम लोग उनके नंबर भी बढ़ा सकें। अब हमारा लक्ष्य सिर्फ पास करने का नहीं होना चाहिए, पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो कॉम्पिटिटिव दुनिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया है। तो वहां पर तो कॉम्पिटिशन में ही भाग लेकर जो हमारा मकसद होता है कि भाई एक नौकरी हम लोग ले लें और हम लोग अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर सकें, वो तभी हो पाएगा जब हम उस कंपटीशन में सफल हो पाएंगे।